कहते हैं जियोपॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है। इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। यहां ना कोई आपका परमानेंट फ्रेंड होता है, ना कोई आपका परमानेंट दुश्मन होता है। और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, जैसे जैसे आपकी सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, आपकी आवश्यकताएं चेंज होती हैं, आप अपने रिलेशंस को रीडिफाइन करते रहते हैं। तो आज के इस सेशन में जो टॉपिक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन और आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो, ऑपरेशन सिंदूर से मैं शुरुआत करता हूं। मेरे पीछे जो इमेज लगी है वो भी ऑपरेशन सिंदूर की है। आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के अभी 1 साल पूरे हो गए। फर्स्ट एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। गवर्नमेंट ऑफिसेस में ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर एक रिएक्शन था, एक गुस्सा था भारत का, जो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अटैक का एक बदला था पाकिस्तान से, जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाया था। और पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबक सिखाया। हमने उसको उसकी औकात दिखाई कि तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, बाप से कभी तुम बड़े नहीं हो सकते। तो बाप हमेशा बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा रहता है। और भारत ने आज भी ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी कंटिन्यूड है। और अगर भारत के ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा, so any terrorist attack on India shall be considered as an act of war against India। इसीलिए अब दुनिया भी ये मानती है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब भारत ने शुरू किया अगेंस्ट पाकिस्तान, और दोनों के बीच में अगर युद्ध हुआ तो वो एक हाई लेवल का ही युद्ध होगा, और उसको ट्रंप, उसको अमेरिका भी नहीं रुकवा पाएंगे। इसीलिए आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान अपनी आर्मी को एडवांस कर रहा है, लगातार वो चाइना की हेल्प ले रहा है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मोस्ट एडवांस वेपन्स वो चाइना से खरीद रहा है। तो दूसरी तरफ भारत भी आत्मनिर्भर के रास्ते पर चलते हुए अपनी सेना को एडवांस कर रहा है। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ तो दुनिया कहती है कि अब ये एक नेक्स्ट लेवल वॉर होगा। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं आपको उस दौरान लेके जाना चाहता हूं क्योंकि टॉपिक उसी से रिलेटेड है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए कैसे चाइना और टर्की आए। तो 3 देश, 1 बॉर्डर 3 कंट्रीज। 1 बॉर्डर मींस 1 इंडिया एंड 3 एनिमीज, दैट इज योर पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन और टर्की ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट आए, इंडिया के अगेंस्ट आए। और चाइना ने तो अभी रिसेंटली इस बात को एडमिट भी कर लिया कि दैट यस, चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और टर्की ने भी पाकिस्तान की हेल्प की थी भारत के खिलाफ। और आप देखिए, आपके आर्मी के डिप्टी आर्मी चीफ ने भी इस बात को रिवील किया कि कैसे चाइना और टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इसीलिए वो कहते हैं कि एक देश, मतलब 1 बॉर्डर मींस इंडिया को 3 एनिमीज से निपटना पड़ा। हम सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना से भी लड़ रहे थे, हम टर्की से भी लड़ रहे थे, क्योंकि टर्की के जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे। उस समय की हेडलाइंस देखिए आप, चलती थी दैट टर्की हेल्प्ड पाकिस्तान अटैक इंडिया, सेंट 350 ड्रोन्स, मिलिट्री ऑपरेटिव्स। इंडिया किल्ड 2 टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मदद केवल चाइना ही नहीं की, बल्कि टर्की ने भी की। और आपको याद होगा कि उस समय आम जनता के बीच में जब ये बात निकल के आई दैट टर्की इज इन्वॉल्व्ड, टर्की इज हेल्पिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, तो भारत में बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की, बाइकॉट अंकारा चलने लग गया। लोगों ने टर्की के साथ भारत के सारे संबंध खत्म करने की बात की। टर्किश गुड्स, टर्की प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करने की बात की गई। टर्की ट्रेवल ना किया जाए, टूरिस्ट टर्की ना जाएं, इसकी बात की गई। और इससे टर्की की इकोनॉमी को बड़ा इंपैक्ट भी पहुंचा। मींस खुल करके भारत की जनता भारत सरकार के सपोर्ट में आई और जनता ने टर्की का बाइकॉट किया हर एक चीज से। और इसका इंपैक्ट यह पड़ा कि टर्की जो लोग यात्रा करने जाते हैं भारत की तरफ से, इस बाइकॉट का जो मूवमेंट का जो इंपैक्ट पड़ा, आप देखिए ट्रेवल फॉल्स 25%, मतलब 25% तक यात्रा टर्की की जो है वो गिर गई। और टर्की सर्विस सेक्टर से टर्की अच्छा खासा पैसा कमाता है। भारतीय बहुत यात्रा, टूरिस्ट बहुत जाते हैं इंडिया से टर्की।
और जब उस समय टर्की का ओपनली ये बात निकल के आई तो लोगों ने टर्की को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो टर्की भारत का एक नया दुश्मन उस समय बन करके निकल करके आया और यह बात चलने लग गई कि पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ अब इंडिया का एक नया दुश्मन भी निकल के आया है, दैट इज टर्की। और भारत के अगेंस्ट एक नया नेक्सस काम कर रहा है, दैट इज पाकिस्तान एंड टर्की। और यह बात सच भी है क्योंकि अर्दोगान जो है, टर्की जो है, अंकारा जो है, वो हाल के दिनों में अगर आप उनका स्टैंड देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा दैट टर्की इज इंडियाज न्यू एनिमी। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का मैटर आप ले लीजिए, टर्की हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, समझ रहे हैं? आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। टर्की ने उस ब्लास्ट को लेकर जब रिएक्शन दिया तो कहा इट्स जस्ट एन एक्सप्लोजन, ये सिर्फ एक एक्सप्लोजन हुआ है, इट्स नॉट अ टेररिस्ट अटैक। ओके, उसी समय पाकिस्तान के रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी एक अटैक हुआ था, बाहर गाड़ी में एक एक्सप्लोजन हुआ था। टर्की ने उसको टेररिस्ट अटैक माना था। तो टर्की साफ साफ, अर्दोगान साफ साफ ये दिखाते हैं कि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खुल के आते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर के, क्योंकि टर्की भी मुस्लिम ब्रदरहुड को लीड करना चाहता है। वो चाहता है कि वो टर्की जो पुराना एम्पायर था उसको वो फिर से रीस्टैब्लिश करे, खलीफा का शासन। तो ऑटोमन एम्पायर को फिर से बनाना चाहता है, उसके लिए वो इन मुस्लिम कंट्रीज को लीड करना चाहता है। टर्की वांट्स टू बिकम जस्ट लाइक अ मॉनिटर, जस्ट लाइक द लीडर ऑफ ऑल दीज मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को टर्की का सपोर्ट मिल जाता है, टर्किश ड्रोन का, टर्किश डिफेंस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये दोनों देश जो हैं वो भारत के खिलाफ काम करते हैं, जग जाहिर है। और टर्की की तरफ से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जो टर्की ने किया, चाहे कश्मीर का मैटर हो, चाहे कोई भी आप मैटर ले लें। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जियोपॉलिटिक्स जो होता है वो संभावनाओं का खेल है, यहां कभी कुछ भी हो सकता है। जो आज आपका दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी बन सकता है। ये बात सच है कि टर्की के साथ उस समय हमारे रिलेशंस बहुत नीचे तक चले गए थे। हमारा ट्रेड टर्की के साथ कम हो गया था, बट जीरो नहीं हुआ था। स्टिल वी आर ट्रेडिंग विथ टर्की, आज भी हम टर्की के साथ व्यापार करते हैं। और आपको मैं एक एग्जांपल और बताऊं, जब ये सब चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो आप देखिए टर्किश कंपनी सेलिबी, ये जो एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी डील करती है, इसका भी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया था, इसका भी बाइकआउट किया गया। इनसे भी ये सारा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया कि एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी जो है वो नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए टर्की ने भी अपने एयर स्पेस को देने से मना कर दिया था जब अपाचे चॉपर जो है वो इंडिया ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। सो टर्की ब्लॉक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अपाचे चॉपर टू इंडिया थ्रू इट्स एयर स्पेस। तो अपना एयर स्पेस जब टर्की ने देने से मना किया तो हमको अल्टरनेटिव रूट लेकर के आना पड़ा। तो ये उस समय की कंडीशन है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और इंडिया और टर्की के बीच के संबंध जो है वो इतने खराब थे। बट जैसा मैंने आपको बताया कि यहां सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं तो संबंध भी रीडिफाइन होने लग जाते हैं। अब टर्की को यह रियलाइज हुआ कि इंडिया के इस तरीके के बाइकआउट करने से उसकी इकोनॉमी हैम्पर कर रही है, उसकी इकोनॉमी जो है बहुत डिस्टर्ब्ड हो रही है। और भारत को भी यह रियलाइज हुआ कि आप टर्की को आइसोलेशन में नहीं रख सकते, बिकॉज टर्की इज अ की पैसेज, टर्की एक रास्ता देता है टू यूरोप। इसी वजह से अभी रिसेंटली भारत, हमारे डिप्लोमैट्स और टर्किश डिप्लोमैट्स की मीटिंग होती है। बहुत सीक्रेटली ये मीटिंग रखी गई थी जहां इंडियन डिप्लोमैट्स और टर्किश डिप्लोमैट्स के बीच में बातचीत हुई और जो बीच में जो दिक्कतें आई थी इंडिया और टर्की के बीच में उसको सॉल्व करके फिर से आगे बढ़ने पर बातचीत की गई। अब जैसा मैं आपको बता रहा था, आप देखिए टर्की जो है, इसकी जो लोकेशन है अगर आप देखेंगे, दैट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टर्की आपको एक पैसेज देता है टू यूरोप। अब क्योंकि भारत के सामने जो हमारा ट्रेडिंग पैसेज है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक्ड है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर ब्लॉक्ड है तो हम खाली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना। तो इंडिया के सामने अब विकल्प तलाशने की बात है कि भारत अल्टरनेटिव्स ढूंढे कि कैसे हम अपने व्यापार के लिए और क्या बेहतर अल्टरनेटिव्स रख सकते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, ओनली गॉड नोस।
और ट्रंप नोज। तो इसलिए अब इंडिया को यह है कि यार हम कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, स्पेशली टू यूरोप। तो यूरोप तक जाने के लिए टर्की आपको एक बेहतर रास्ता जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि देखिए ऐसा है, डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन इंडिया एंड टर्की। बहुत सारे मुद्दों पर भारत और टर्की के अंतर हैं, लेकिन आप टर्की से बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं हो सकते। इंडिया और टर्की का भी यही मानना है कि वो भारत को बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकता। अब जैसा G20 सम्मेलन जब हुआ था इंडिया में, G20 समिट, तो एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर बातचीत की गई, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप आपको जोड़ेगा। बट अभी इसमें कोई काम चीज नहीं शुरू हुआ, क्योंकि इजराइल का पंगा शुरू हो गया हमास के साथ, फिर इजराइल का पंगा शुरू हो गया ईरान के साथ। तो अभी इस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भी बंद है, इस पर भी कोई काम नहीं है कि इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी, फिर वहां से जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस होते हुए आप यूरोप की तरफ जा सकते हैं। तो भारत के पास अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, कैसे हम अपने व्यापार को बढ़ाएं? तो हमारा ये वाला जो रूट है, दिस रूट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये जो रूट है आपका, यही तो बंद है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज यही तो बंद है। अब एक रूट हमारा ये है कि हम ये रेड सी होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए जाते हैं, रेड सी होते, मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप जाते हैं। एक जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर कोई काम ही नहीं है कि यूएई से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन होते हुए आप सीधे यूरोप चले जाए। तो अब जो हमारे सामने अब एक ऑप्शन ये निकल के आ रहा है कि भारत टर्की को इंगेज करे, टर्की को इन्वॉल्व करे, और टर्की के साथ मिलकर के हम पैसेज एक उस पर काम करें, जिससे हम टर्की से यूरोपियन मार्केट में इंटर कर सकें। तो इसलिए दोनों की जो इश्यूज हैं वो दोनों कंट्रीज को अब पास लेकर के आ रही। दैट्स व्हाई इंडिया हैज स्टार्टेड री एंगेजिंग विथ टर्की। हमने अब फिर से टर्की से अपनी बातचीत, अपने संबंधों को सुधारने पर जोर देना शुरू किया है। तो एक पाकिस्तान चाइना टर्की अलायंस है अगेंस्ट इंडिया, डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने इकोनॉमिकल चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपको टर्की के साथ री एंगेज करना ही पड़ेगा अगर आप अपने सप्लाई चेन को फिर से रीइंस्टॉल करना चाहते हैं। वरना हार्मूज कब खुलेगा पता नहीं। तो आपको टर्की के साथ मिलकर के यूरोपियन मार्केट में इंटर करना है। इसीलिए भारत सरकार ने और टर्की ने, दोनों लोगों ने बहुत गुपचुप तरीके से, दोनों देशों के डिप्लोमैट्स मिलते हैं और इन सब चीजों पर वो बातचीत शुरू करते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स जो कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है, यहां कोई परमानेंट मित्र नहीं, यहां कोई परमानेंट शत्रु नहीं। सो दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की और किस तरीके से भारत ने बाइकॉट किया टर्की का। उसके बाद भी अब यह है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।